जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग KGS IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड 150 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड 150 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लिया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूर्व से पश्चिम तक की दूरी की तुलना में कम है। तो ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? हमारा गलत है। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितना है? तो ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है पूर्व से पश्चिम तक की दूरी की तुलना में क्या है? अधिक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से भारत की मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। भारत की प्रधान जो मध्याह्न रेखा है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, जिसमें से कौन सा है? पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। एक मिनट, थोड़ा मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये ऐसे राज्य हैं जहां से भारत की मानक प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो और कर्क रेखा दोनों होकर गुजरती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो कोई इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान आपको करना है। तो याद रखना है कि यह मध्य उच्च भूमि की सामान्य ऊंचाई दक्कन के पठार की तुलना में अधिक है। तो याद रखना मध्य उच्च भूमि की जो सामान्य ऊंचाई है दक्कन पठार की तुलना में अधिक नहीं बल्कि क्या है? कम है। यह क्षेत्र आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल सही है। यह मीसा और ब्यूट्स जैसे विशिष्ट पर्वतीय प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। शिलोंग छोटी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। तो ये भी स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही दिया गया था। बी इसमें इनकरेक्ट था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में ज़्यादातर भोटिया नामक खानाबदोश समूह रहता है। इस क्षेत्र में खुम्बू ग्लेशियर पाया जाता है। हेमकुंड साहिब इसी क्षेत्र में स्थित है। ये बोल रहा है कि उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित हिमालयी क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का वर्णन करती है? तो यह किस क्षेत्र का वर्णन करती है आपको राइट आंसर बताना है। तो ये जो वर्णन करती है यह ग्रेट हिमालय श्रेणी का यह वर्णन करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल हिमालय की सामान्य दिशा को दर्शाता है? तो अरुणाचल हिमालय की सामान्य दिशा को कौन दर्शाता है? तो ये यहाँ पर जो हिमालय की दिशा है वह कैसी है दोस्तों? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा। ये सारे के सारे जो सवाल लिए गए हैं NCERT बेस्ड सवाल लिए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। NCERT अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आसानी से उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महान भारतीय मरुस्थल की विशेषता है? इस क्षेत्र की झीलों का जल खड़ा है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ अल्पकालिक होती है। यह क्षेत्र आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। और ये जो महान भारतीय मरुस्थल है थार मरुस्थल उसकी यह विशेषता है कि इस क्षेत्र की झीलों का जल खड़ा होता है, नदियाँ जो होती है अल्पकालिक होती है और यह क्षेत्र आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। राइट आंसर हमसे पूछा जा रहा था तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर सवाल की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं? तो राज्य का नाम याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है भारत
के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार नहीं है? तो याद रखना है कांडला जो कि गुजरात में है, यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार नहीं है रणनीतिक रूप से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए एक एक कर हम मिलान करते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो फर्स्ट है हमारा क्या, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के बारे में याद रखना है कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा आकर नदियाँ यहाँ पर मिलती है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा नदियों का यह संगम स्थल है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर मिलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा आकर मिलती हैं। तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का क्या हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4132। 4132 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में औसतन वार्षिक वर्षा केरल से अधिक होती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में औसतन वार्षिक वर्षा जो है केरल से अधिक होती है, बल्कि क्या होती है, कम होती है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। कर्नाटक में सर्दियाँ पंजाब की तुलना में कम कठोर होती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि कर्नाटक में जो सर्दियाँ होती है वो पंजाब की तुलना में कम कठोर होती है। सही उत्तर आपसे पूछा जा रहा था, तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जौस्कर और नुब्रा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखना है यह सिंधु की सहायक नदियां हैं, जौस्कर और नुब्रा। और कौन कौन सा है? तो याद रखना है सिंधु की सहायक नदियां हैं, गिलगित है, हुंजा है, गिलगित है, हुंजा है, सीगर है, ठीक है, द्रास है, गैस्टिंग है। ये सभी की सभी सिंधु की सहायक नदियाँ। और नुब्रा नदी जो है लद्दाख के नुब्रा घाटी क्षेत्र में अवस्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है पर्यटन उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक पर्यटन संसाधन है? द्वितीयक पूछा जा रहा है, द्वितीयक पर्यटन संसाधन कौन कौन सा है? तो द्वितीयक पर्यटन जो संसाधन है वो कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पर्यटन जो संसाधन है वो है खरीदारी की सुविधाएं और ऐतिहासिक स्थल। ये द्वितीयक पर्यटन संसाधन है। राइट आंसर की बात करें तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं दोस्तों क्योंकि 150 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा डिटेल बताते हुए। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिग्बोय में तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है। दिग्बोय में तांबा प्रचुर मात्रा में नहीं बल्कि पेट्रोलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना स्तरों में कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कैम्बे बेसिन में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। तो कैम्बे बेसिन में बिल्कुल जो है दोस्तों प्राकृतिक गैस के जो हैं भंडार पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? तो याद रखना है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित नदियों को उनके कुल जल ग्रहण क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी छोटे से बड़े की ओर आपको चलना है कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। तो 13 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो यह नंबर 1 पे किसका आ जाएगा जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में? तो नंबर 1 पे आ जाएगा दोस्तों आपका ये आ जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। उसके बाद किसका आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा दोस्तों अगर हम बात करें नंबर 1 पे तो ब्रह्मपुत्र हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा नदी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पर महानदी और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा? नर्मदा। तो सबसे पहले हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 किस में? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है कि क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो याद रखना है कि भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का कोई भंडार नहीं है। यह स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया बिल्कुल सही है, मतलब गलत है। और सही कौन कौन सा है? तो ये धात्विक या अधात्विक तत्व होते हैं जो आधुनिक तकनीकों के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। यह बिल्कुल सही दिया गया है। ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट जैसे ऐसे खनिजों के उदाहरण है, बिल्कुल ये भी सही है। भारत के पास टाइटेनियम खनिज के महत्वपूर्ण भंडार है, यह भी स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? तो डी इसमें गलत आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार जैसे वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन में आपको जो है पाइन, फर, स्प्रूस और देवदार जैसे वृक्ष सामान्यतः पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो पठार को जो है खनिजों का भंडार कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिमालयी क्षेत्र के संदर्भ में काटकोनी का अर्थ क्या है? तो काटकोनी का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो काटकोनी का अर्थ है पारंपरिक घर निर्माण की विधि है जो कि हिमालय क्षेत्र में बनाया जाता है। इसका नाम है क्या? काटकोनी।
नेक्स्ट है 18 नंबर सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो शीत मरुस्थल का उदाहरण है कौन सा है? लद्दाख है। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसका लंबाई भी आपको जो है याद रखना है, इसका लंबाई कितना है, ऊंचाई, सॉरी लंबाई बोल रहा हूँ, ऊंचाई याद रखना है 1700 जो है 1722 मीटर। ठीक है। धूपगढ़ अगर बात करें धूपगढ़ की, तो यह मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वतमाला की जो है सबसे ऊँची चोटी है, सतपुड़ा पर्वतमाला। कलसुबाई जो है यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और कुद्रेमुख जो है यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मुंबई और नागपुर एक ही अक्षांश पर स्थित है, तथापि नागपुर में गर्मियों में के महीनों में गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी में इस अंतर का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि नागपुर जो है अंतर्देशीय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ समुद्र का प्रभाव नहीं है। यह इसका जो है 20 का राइट आंसर होगा। 21 की अगर हम बात करें तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के आकार और विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। भारत का कुल भूभागीय क्षेत्रफल 32.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ये सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये भी स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि की तट रेखा की कुल लंबाई 5500 किलोमीटर है, ये स्टेटमेंट गलत है। कितना कुल लंबाई है? तो याद रखना है 75.16.6 किलोमीटर है ये। ठीक है, यानी 7016.6 किलोमीटर है ये कुल लंबाई इसकी। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में हिमालय की कुल लंबाई कितना है? तो 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई कितना है? तो जम्मू कश्मीर में बात करें तो 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें तो यह कितना है? 150 किलोमीटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, हिमाद्री की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमाद्री की औसत ऊंचाई है दोस्तों 6000 मीटर। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि उत्तरी मैदान की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, ये आपसे सवाल पूछा गया। 24 नंबर सवाल। तो लगभग 8 से 6 किलोमीटर की एक सकड़ी पट्टी जहां नदियां लुप्त हो जाती है, भाबर पट्टी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही है। भांगर नदियों के बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है और इसकी बनावट सीढ़ीनुमा, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि खादर क्षेत्र की मिट्टी में मुख्यतः चूना युक्त निक्षेप पाया जाता है, तो यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। चूना युक्त जो है निक्षेप नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है चूना युक्त निक्षेप? तो ये भागर, इसे बांगर भी कहा जाता है, याद रखना है। कहीं कहीं पे बांगर भी लिखा रहता है। तो बांगर जो होता है क्षेत्र, वहाँ पर चूना युक्त निक्षेप देखने को आपको मिलता है। प्रतिवर्ष जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है और वह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पिट्टी आइलैंड जो एक प्रवाल द्वीप है स्थित है? तो पिट्टी आइलैंड के बारे में पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा यह जो है लक्षद्वीप में स्थित है। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, सतलुज, झेलम, चिनाब, घाघरा। उपयुक्त नदियों में से कौन सी नदी तिब्बत से निकलती है? तो तिब्बत से निकलने वाली नदी कौन कौन सी है? तो सतलुज, सिंधु है, सतलुज है और घाघरा है। ये जो है तिब्बत से निकलने वाली नदियां हैं। झेलम जो है तिब्बत से नहीं निकलती और चिनाब भी जो है तिब्बत से नहीं निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु तिब्बत पठार में मानसरोवर झील के पास स्थित है। सतलुज जो है मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील से निकलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। झेलम नदी कहाँ से निकलता है? तो भारत के कश्मीर घाटी में स्थित वेड़ी नाग कहाँ से निकलता है ये? तो ये वेड़ी नाग से निकलता है। और चिनाब जो है दो नदियों के मिलन से बना है, कौन कौन सा? चंद्र और भागा, तो इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। ये सवाल आया हुआ कि चंद्रभागा नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चिनाब को। घाघरा जो है मानसरोवर झील के पास स्थित, या ये कहाँ से निकलता है? तो ये मापचा चुंगो ग्लेशियर से यह निकलता है घाघरा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारतीय जलवायु के संदर्भ में महावट शब्द का क्या अर्थ है? तो महावट शब्द का अर्थ है दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। राइट आंसर की बात करें तो बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 28 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, भारत में मानसूनी वर्षा में विराम का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में मानसूनी वर्षा के विराम का मुख्य कारण है मानसून द्रोणिका की अक्षीय रेखा का स्थानांतरण। ये है भारत में मानसूनी वर्षा में विराम का मुख्य कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला कि ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा
और अल्पावधि शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों में मौजूद होते हैं। दूसरा है कि पेड़ 60 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचाई के होते हैं। ये पश्चिमी घाट और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में तमिलनाडु तट पर पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का वर्णन किया गया? तो यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। रोजवुड का नाम आपने सुना होगा, पेड़ का 60 मीटर से जो होता है 60 मीटर से भी अधिक इनकी लंबाई होती है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण हैं, जहाँ वर्ष 200 सेंटीमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। औषधीय पौधा है और रोग जिसके इलाज में प्रयोग किया जाता है। तो तुलसी पौधा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो तुलसी पौधा किसके लिए इलाज किया जाता है? तो तुलसी का पौधा आप लोग जानते होंगे, सर्दी और खांसी के इलाज में हम लोग तुलसी पौधा को चबाते हैं। बबूल की बात करें तो आँखों में घाव को भरने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्पगंधा की बात करें तो ये रक्तचाप में हेल्प करता है, और कचनार जो है अस्थमा और अल्सर में यह हेल्प करता है। तो ए का तो 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, डी का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किस में है? तो 2 3 4 1 है, ये आपको देखने को मिल रहा है सी में। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द उस भूमि को संदर्भित करता है जिस पर एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती की गई हो? तो इस भूमि का नाम है प्रतिभूमि। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वांछित वन क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया है? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो आया था उसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग जो है 33% जो क्षेत्र है वो वांछित क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया था। नेक्स्ट है काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी से सवाल पूछा गया है, तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत आपसे पूछा जा रहा है? तो यह अत्यंत महीन चिकनी मिट्टी से बनती है, बिल्कुल सही है। यह मिट्टी पोटास और चूने जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, लेकिन आमतौर पर फास्फोरस की इसमें कमी देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है। गर्म मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। यह कपास की खेती के लिए आदर्श मिट्टी है, मतलब बिल्कुल यह सही स्टेटमेंट है। काली मिट्टी को इसे रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर गलत पूछा जा रहा था, तो इसमें से कोई भी जो है गलत आंसर नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 90% हीरे के भंडार हैं? तो सभी को मालूम होगा मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 90% हीरे के भंडार हैं। नेक्स्ट सवाल है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जो है दोस्तों कंपनी का नाम दिया गया और मुख्यालय दिया गया। तो अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो ये इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। गेल का यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में, राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में है। कितना है यहाँ पर? तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि खादर निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन की विशेषता है? तो याद रखना है चंबल नदी बेसिन की विशेषता है खादर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन को रोकने की विधि है? तो याद रखेंगे स्ट्रिप क्रॉपिंग, यह भी है मृदा अपरदन को रोकने की विधि। समोच्च जुताई, शेल्टर बेल्ट, टेरेस फार्मिंग, ये सभी के सभी मृदा अपरदन को रोकने की विधियां हैं। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 का राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों की सूची में पौधों को पहली बार शामिल किया गया था? तो पौधों को पहली बार शामिल किया गया था कब? तो यह किया गया था 2002 में। जैसे भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है, तो यह है 200 समुद्री मील यानी 200 नॉटिकल माइल जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है भारत का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में, याद रखना है कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11। असम में कितना है? 7 है। महाराष्ट्र में 6 है। और निकोबार में भी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितना है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों 6 है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृहद हिमालय का मूल भाग मुख्यतः किससे बना है? तो वृहद हिमालय का जो मूल भाग है दोस्तों वह किससे बना है? तो यह बना है ग्रेनाइट से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में पवित्र उपवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। ये धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित, सामुदायिक संरक्षित वन है और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है। ये उपवन विशेष रूप से हिंदू धर्म से जुड़े हैं और इनका उल्लेख प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हिंदू, बौद्ध, जैन ये तीनों से जुड़े हैं और इनका उल्लेख जो है प्राचीन वैदिक ग्रंथ में देखने को आपको नहीं मिलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 44 नंबर सवाल है कि बांध है एक तरफ और नदी, यानी ये बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा नंगल जो बांध है वो सतलज नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड जो बांध है वह महानदी यानी उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है यह हीराकुंड बांध। राणा प्रताप सागर है जो है, राणा प्रताप जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। और बगलिहार जो है बांध यह चिनाब नदी पर बना हुआ है। तो ए का तो हो गया 2, बी का हो गया ए का जो हो गया दोस्तों, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो 3, 4, 1, 2 किस में? 3, 3, 4, 1, 2 है, यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में खेती के प्राचीन रूपों और संबंधित क्षेत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दहिया। दहिया कहाँ पर है? तो दहिया जो है उड़ीसा में नहीं बल्कि कहाँ पर है दोस्तों? यह एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। पोडू जो है अरुणाचल आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। कोमान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह भी गलत हो गया। झूमिंग जो है पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि की एक तकनीक है। ठीक है, झूमिंग कृषि आपने सुना होगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि सही कथन कौन सा है? तो इसमें 2 और 4 केवल सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र का अपवाह क्षेत्र भारत में सिंधु से बड़ा है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। ब्रह्मपुत्र का जो अपवाह क्षेत्र है भारत में सिंधु नदी से क्या है दोस्तों? छोटा है। सिंधु का बड़ा है ब्रह्मपुत्र से। सिंधु नदी की लंबाई भारत में ब्रह्मपुत्र से अधिक है। बिल्कुल सही है। सिंधु नदी की जो लंबाई है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से अधिक है। कितना है इसका लंबाई? तो 1114 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ये कितना है? तो 916 किलोमीटर है। ठीक है, तो केवल 2 स्टेटमेंट इसमें सही है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो यह कौन सी चट्टान प्रणाली आपको यह बताना है। तो यह है धारवाड़ प्रणाली की चट्टान। ठीक है, जहाँ सर्वाधिक खनिज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, स्थानीय मौसम संबंधी घटनाएं। तो मैंगो सावर, ये सवाल पूछा गया कि मैंगो सावर और यह क्षेत्र कौन सा है। तो मैंगो सावर जो क्षेत्र है वह केरल और कर्नाटक के बीच, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र है। ब्लॉसम सावर कहाँ पर है? तो ब्लॉसम जो सावर है वह केरल में है। काल बैसाखी जो है बंगाल और असम में। और लू कहाँ पर चलता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो अगर हम बात करें ए का तो 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस में है? तो यह है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि बैलाडीला और दल्ली राजहरा खदानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो इसमें से लोहा जो खनिज है वह निकाला जाता है। बैलाडीला और दल्ली राजहरा खदान कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल के मोनाजाइट रेत में प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो यह खनिज है कौन सा है? तो यह है थोरियम। नेक्स्ट है किस राज्य में पार्वती घाटी के मणिकरण में प्रायोगिक भूतापीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो इस राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इस राज्य का नाम क्या है? तो इस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गलत कथन की आपको पहचान करना है। ठीक है,
तो याद रखेंगे क्या कि यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को 6 लेन वाले सुपर हाईवे से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू और कश्मीर स्थित श्रीनगर को तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा मिजोरम स्थित आइजोल को गुजरात के गांधीनगर से जोड़ता है, यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। जो पूर्व और पश्चिम जो गलियारा है दोस्तों, इसमें क्या है, सिलचर से पोरबंदर, ठीक है, सिलचर से पोरबंदर तक संपर्क करता है। ये कहाँ, सिलचर से पोरबंदर, ठीक है, तो सी गलत हो गया इसमें। और नहाई द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक तरफ रेलवे जोन दिया गया 53 में और मुख्यालय पूछा गया, तो मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई में। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में और पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस में, तो एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, तो भारत की पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी दोस्तों कहाँ पर, मुंबई में। कब स्थापित किया गया था, तो 1854 ईस्वी में किया गया था, याद रखना है। बॉम्बे स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी थी जिसकी स्थापना 1854 में मुंबई यानी महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है, दून जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं निम्न में से किन 2 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच पाई जाती है, तो दून जो है दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतों के बीच पाया जाता है, याद रखना, जैसे देहरादून, इसी तरीके से द्वार, जैसे हरिद्वार, ये सभी जो हैं घाटियाँ लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतों के बीच पाए जाते हैं। भारत के उर्वरक उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान आपको इसमें करना है, ठीक है। तो पहला कथन है कि यह नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास के साथ नाइट्रोजन युक्त फॉस्फेटिक और जटिल उर्वरकों का उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। भारत अपने उर्वरकों के लिए आवश्यक सभी पोटास का आयात करता है क्योंकि उसके पास किसी भी रूप में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने योग्य पोटास या पोटासियम यौगिकों का भंडार नहीं है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। 57 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन शहरों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क स्थित है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो पार्क स्थित है वो कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, तो नोएडा में भी, जयपुर में भी, गुवाहाटी में भी, इंदौर में भी, श्रीनगर और हैदराबाद, इन सभी में आपको देखने को मिलेगा। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत के बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार कर बताना कि कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है इसमें। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह भी सही है। विझिंजाम बंदरगाह भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय मानक मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है, तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सबसे मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। तेलंगाना से मानक मध्याह्न रेखा नहीं गुजरती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्तमान में कोई रेलवे लाइन परिचालन नहीं है, तो कोई भी रेलवे लाइन परिचालन किस राज्य में नहीं है, तो यह सिक्किम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण अपने ऑफशोर संचालन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC को हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है पवन हंस लिमिटेड। क्या नाम है इसका, पवन हंस लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि बड़े शहरों और कस्बों में पत्रों की तेज़ डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन कौन से मान्यता प्राप्त डाक चैनल हैं, कौन कौन से मान्यता प्राप्त जो हैं डाक चैनल है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कौन कौन सा है, तो राजधानी चैनल है, ग्रीन चैनल है, ब्लैकमेल चैनल है, बिजनेस चैनल है और पीरियोडिकल चैनल भी है, यानी स्टेट चैनल इसमें सिर्फ शामिल नहीं है। तो 1, 2, 4, 5 और 6, 1, 2, 4, 5 और 6 किस में है, तो यह ऑप्शन बी में, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नहीं गुजरता है। राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से यह नहीं होकर गुजरता है।
भारत और श्रीलंका को अलग करता है, इजी सवाल है। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच प्राथमिक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो अम्बाला जो है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच प्राथमिक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वह है अनाई मुड्डी। इसका याद रखना है, इसका आपको क्या याद रखना है, ऊंचाई याद रखना है कितना है, तो 2695 जो है इसका ऊंचाई है, 2695 मीटर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो दोदा बेटा है। और यह पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेटा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियाँ भारत में तराई बेल्ट क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया, तो याद रखना है इसमें दक्षिण में पाई जाती है तराई के कौन कौन सा, तो गुम्फित जलमार्ग, बालू रोधिका, गोखुर जिले और विसर्ग, ये सभी के सभी पाई जाती हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान पर हमें भृगु, कंदराएँ और अस्टैक जैसी भू आकृतियों को देखने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो यह कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यह देखने को मिलेगा कोंकण क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 69 नंबर हमारा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए एक प्रमुख निवास स्थान नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो याद रखना है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। पूरा डिटेल जो है PDF में दिया गया, तो वहाँ से आप जाकर पूरा डिटेल इसको देख लेंगे। नेक्स्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त उत्तरी नदी टेरापीन के लिए बंदी प्रजनन कार्यक्रम कहाँ चलाया गया था। तो यह जो कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों कहाँ पर, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो है सतलुज और सिंधु और सतलुज नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो सतलुज और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसे हम लोग कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। और असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। तो ए का तो 3 हो गया, ठीक है, और बी का 2 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 4 हो गया। राइट आंसर हो जाएगा 3214। 3214 किसमें, 3214 है, यह है ऑप्शन सी में। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली जो जूट मिल है वह कब स्थापित की गई थी दोस्तों, तो यह स्थापित की गई थी 1855 में। कहाँ पर स्थापित किया गया था इसको, तो कलकत्ता के रिसरा में, ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता के रिसरा में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। कितना साझा करता है, तो ये याद रखेंगे 4096.7 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से भारत के कुल लौह अयस्क निर्यात का लगभग 50% हिस्सा निर्यात किया जाता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा। इस बंदरगाह का नाम है मार्मू गोवा बंदरगाह, जो कि कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की अफवाह प्रणालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का लगभग 77% अफवाह क्षेत्र जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और कृष्णा जैसी नदियाँ शामिल है बंगाल की खाड़ी में मिलता है, बिल्कुल सही है। भारत का लगभग 23% अफवाह क्षेत्र जिसमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार जैसी नदियाँ शामिल है, अरब सागर में मिलता है, यह भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ITC-Z के संबंध में पूछा जा रहा है कि मानसून प्रणाली में इसकी भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि जुलाई महीने में ITC-Z गंगा के मैदान के ऊपर यानी 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के आसपास स्थानांतरित हो जाता है, जिससे मानसून द्रोणिका का निर्माण होता है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में थर्मल लो को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है ये ITC-Z के बारे में। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तब सक्रिय होता है जब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच भूमध्य रेखा को पार करती है और कोरियोलिसिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सर्दियों में ITC-Z दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे उत्तर पूर्व मानसून सक्रिय होता है तथा हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
यहाँ पर है कि ITCZ चौथा नंबर भूमध्य रेखा पर एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है, यही गलत हो गया। यह उच्च दाब वाला क्षेत्र नहीं है बल्कि क्या हो गया, निम्न दाब वाला क्षेत्र है, जहाँ व्यापारिक पवनें विचलित होती है जिससे हवा नीचे की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया था। सत्य कथन की चयन करना था आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा है, बिल्कुल सही है। गोदावरी का है मंजीरा, बिल्कुल सही। कृष्णा का है तुंगभद्रा और कावेरी का है भवानी। ये सभी के सभी जो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिटेल देख लेंगे, पूरे PDF में इसका अच्छे से डिटेल में दिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इस राज्य का नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश और भूटान दोनों के साथ अपनी सीमा को क्या करता है दोस्तों, साझा करता है। जैसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन इसमें से जो है, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा अधिक संख्या में सदा नीड़ा यानी 12 मासी नदियाँ पाई जाती है। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया। अधिक संख्या नहीं, कम संख्या है। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी का क से कॉफ़ी, कर से कर्नाटक, याद रखना है। कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य है दोस्तों कर्नाटक। नेक्स्ट 81 नंबर हमारा सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है आपको, कि सूची 1 में दिया गया खनिज और दूसरी तरफ सबसे बड़ा भंडार। तो लॉयस का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है, उड़ीसा में। अबड़क का बात करें तो अबड़क कहाँ भंडार है सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश में। चूना पत्थर की बात करें तो यह है कहाँ पर, कर्नाटक में। तांबा की बात करें तो यह कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 82 नंबर सवाल हमारा कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदानों में कौन सी जलवायु प्रमुख है। तो याद रखना है कैपिटल C, स्मॉल w और स्मॉल g, ये जो है गंगा के मैदान में जलवायु प्रमुख है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। लगभग कितना राज्य है, तो याद रखना 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड है जो कि इसी से अलग हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट है कि किस शहर को OTT उद्योग के कारण भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली भारत का कौन है, तो यह है बेंगलुरु। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है दोस्तों। लिंगानुपात यहाँ पर कितना है, तो याद रखना है 1084 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्दिष्ट बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो निर्दिष्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, तो अच्छा सवाल है। तो ये जो है आपको झारखंड राज्य में देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। असम में है मानस और दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर है। सिक्किम में कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के बॉक्साइट भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन आपको करना है। तो उड़ीसा जो है बोला जा रहा है क्या कि उड़ीसा जो है बॉक्साइट भंडार के मामले में भारत में अग्रणी राज्य, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट के अधिकांश भंडार भारत के पूर्वी और मध्य भागों में पाए जाते हैं, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर हमारा जो सवाल है वह है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित आपको करना है। तो सबसे पहले पूर्व में कौन आएगा, तो पूर्व में आएगा रायपुर, उसके बाद आ जाएगा चेन्नई, हैदराबाद, देन क्या आ जाएगा भोपाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कश्मीर घाटी में केड़वा संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की पहचान आपको करना है। तो याद रखना कि केड़वा जो है प्लीस्टोसीन काल की झील से निर्मित मृदा के निक्षेप है जो केसर यानी जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। NCERT से यह सवाल लिए गए हैं। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वत माला में स्थित है। तो अटल जो सुरंग है यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लक्षद्वीप समूह में बसे हुए निर्जन दोनों प्रकार के द्वीपों को मिलाकर कुल द्वीप कितना है, तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, याद रखना है। नेक्स्ट है राज्यों को उनकी राजधानी के
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मणिपुर, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इजी सवाल ही पूछा गया। मणिपुर का इम्फाल है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश का कोहिमा नहीं है, नागालैंड का कोहिमा है, इसका कहाँ पे है? ईटानगर है, ठीक है। त्रिपुरा का क्या है? अगरतला। मिजोरम का क्या है? आइजोल है। कितने युग्म सही है? तो केवल 3 युग्म सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में कोई अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है? अनुसूचित यानी एसटी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो याद रखना है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, यहाँ पर जो है कोई भी अधिसूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो 94 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो 3, 4 और 6 होना चाहिए। 3, 4, 6 है या नहीं? 3, 4, 6 है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा सवाल है 96 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस आदिवासी समूह की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा भील। इसकी जो जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं? तो बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो काट दीजिए आप यमुना, ये नहीं है बाएं तट की सहायक नदियां। फिर है सोन, उसके बाद कौन सा हो गया? टोंस। ये जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया? तो गोमती हो गया, कोसी हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है। गोमती, कोसी, घाघरा और राम गंगा, यानी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 6। 2, 3, 4, 6 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। झील है और राज्य कहाँ पर स्थित है? मैच कराना है आपको, तो आइए मैच कराते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करें कि सस्थम कोट्टा झील, तो सस्थम जो कोट्टा झील है यह कहाँ पर है? तो यह है केरल में आपको देखने को मिलेगा, कोल्लम ज़िले में है ये। सोंगमो झील, तो सोंगमो झील जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा सिक्किम में। शिवसागर झील, तो शिवसागर जो झील है यह आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और उमियम झील जो है यह मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। तो ए का तो 3 हो गया दोस्तों, बी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया और सी का 4 हो गया, डी का क्या हो गया? 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 किस में है? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी पवन दिशा उत्तरदायी होती है? तो कौन सी पवन दिशा उत्तरदायी होती है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात पश्चिमी तट की तुलना में अधिक क्यों आते हैं? सवाल पूछा गया है ये, तो याद रखना है क्यों आता है अधिक चक्रवात पूर्वी तट पर चक्रवात पश्चिमी तट की तुलना में अधिक। तो याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है और वहाँ पवन कर्तन यानी विंड शियर कम होता है, इसलिए होता है पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात पश्चिम तट की तुलना में। नेक्स्ट है कि गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल मीठे पानी में ही जीवित रह सकता है और मूलतः दृष्टिहीन होता है, बिल्कुल सही है। इसे 2005 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2005 में नहीं बल्कि 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। IUCN की लाल सूची में यानी रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में इसे जो है सूचीबद्ध जो है किया गया है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश की प्रमुख नदीय प्रणाली में पाई जाती है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 2 को छोड़ाकर बाकी सब सही था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। तो अगर आप 2 को भी केवल पकड़ लेते तो ये तो स्टेटमेंट ऐसे ही खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच गया यही स्टेटमेंट। केवल एक ही स्टेटमेंट से ये ऑप्शन आपका लग सकता था। नेक्स्ट, निम्न में से पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? तो काराकोरम, लद्दाख और जौस्कर देन शिवालिक, ठीक है। उत्तर की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर और शिवालिक, यानी क्रम हो जाएगा आपका हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा जौस्कर यानी 1, उसके बाद क्या हो जाएगा लद्दाख यानी 2 और उसके बाद क्या हो जाएगा काराकोरम यानी 3। तो 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का। 4, 1, 2, 3 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में। 103 नंबर सवाल है हमारा, भारत में बाघ संरक्षण के संबंध में सवाल पूछा गया है कि भारत में बाघ संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1975 में
एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1975 नहीं बल्कि 1973 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 2006 में एक गैर सांविधिक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है, क्योंकि यह वैधानिक निकाय था, न कि गैर सांविधिक सलाहकार निकाय। वर्तमान में भारत भर में 58 बाघ अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही है। हाल ही में बनाया गया माधव टाइगर रिजर्व को, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो यही स्टेटमेंट इसमें केवल सही है। तो गलत कथन की पहचान करना है, तो 1 और 2 इसमें गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है? शिप ब्रेकिंग यार्ड कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड, जो कि कहाँ पर है, भारत में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून के मौसम के दौरान गंगा के मैदान पर अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ITCZ के उत्तर की ओर स्थानांतरण को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? 105 का राइट आंसर हो जाएगा भूमि और समुद्र का विभेदक तापमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। आर्द्र भूमि है और अवस्थिति दीपोर है। दीपोर कहाँ पर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। तो दीपोर जो है कहाँ पर है, तो यह है असम में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर जो पक्षी अभ्यारण्य है यह है गुजरात में। फिर है सतकोसिया गौर्ज आर्द्र भूमि। तो सतकोसिया जो गौर्ज आर्द्र भूमि है यह कहाँ पर है, तो यह आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। और भोज आर्द्र भूमि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो A का 2 हो गया, B का 3 हो गया, C का 4 हो गया, D का 1। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 किस में है, तो 2, 3, 4, 1 है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून के मौसम में भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उनकी स्थापित क्षमता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करके बताना है कि कौन सा होगा, यानी सबसे बड़ा कौन सा होगा ये आपको बताना है, और उसके बाद सबसे छोटा। तो घटते क्रम में सबसे पहला आया जाएगा कौन सा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उनको घटती स्थापित क्षमता के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा सौर ऊर्जा, देन उसके बाद आ जाएगा पवन ऊर्जा, उसके बाद हाइड्रो ऊर्जा, और उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा क्या, बायोमास। यानी 3, 2, 1, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण के रूप में मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 25.17%। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI कर दे रहा हूँ मैं इसे। नेक्स्ट हमारा सवाल है 111 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप भारत में अपने विशिष्ट स्थान के साथ सुमेलित है? तो याद रखना है, अड़िये अमरकंटक पहाड़ी है, यह बिल्कुल जो है अपवाह प्रतिरूप भारत में जो है विशिष्ट स्थान के साथ यह बिल्कुल सही सुमेलित है। वृक्षाकार जो है वृक्ष की शाखाओं जैसे दिखने वाला यह पैटर्न एक समान भूभाग वाले क्षेत्रों का विशिष्ट उदाहरण है, जैसे सिंधु गंगा का मैदान, न कि छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। और जालीनुमा जो है कहाँ पर है, तो जालीनुमा जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा यह पैटर्न जिसमें भूवैज्ञानिक संरचनाओं के कारण धाराएं समानांतर और समकोण पर बहती हैं, और ये जो है पश्चिमी हिमालय जैसे मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता है, न कि सिंधु गंगा मैदान की। और समानांतर की बात करें तो समानांतर किसका है, तो पश्चिमी घाट के कुछ भागों, न कि पश्चिमी हिमालय जहाँ जालीदार पैटर्न अधिक सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ही आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषताएं हैं? भारतीय कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो खाद्यान्न की प्रधानता बिल्कुल सही। कृषि के अंतर्गत भूमि का कम प्रतिशत, यह विशेषता नहीं है भारतीय कृषि की। जोतों का छोटा आकार और खेतों का विखंडन, यह बिल्कुल सही है। सीमित गहन कृषि, सीमित गहन कृषि यह भी भारतीय कृषि की विशेषता है। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारत में हाथियों की आबादी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। प्रोजेक्ट टाइगर तो चलाया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था 1992 में। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? सभी को मालूम होगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। राइट आंसर 114 का क्या होगा? ए होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, याद रखना है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछ रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और K2 की ऊंचाई याद रखना है कितना है? 8611 मीटर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नाभिकीय संयंत्र है और अवस्थिति। काकड़ापाड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नरोड़ा कहाँ पर है? और कैगा, तो नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में। तो ए का तो 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 1 हो गया। राइट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 किस में? तो यह है ऑप्शन बी में। तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 117 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है? तो सौर ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है कि पालघाट गैप किन 2 पहाड़ी श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पालघाट जो गैप आपको देखने को मिलता है वह नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच आपको देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहाड़ी दर्रा है और राज्य दिया गया नाथुला। तो नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, फिर है रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो रोहतांग जो दर्रा है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। बॉमडीला कहाँ पर है? तो बॉमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में। और जोजिला कहाँ पर है दर्रा? जम्मू कश्मीर। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? 3। 2143 2143 किस में है? 2143 है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है 120 नंबर सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा हिमनद या ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे लंबा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद। और यह लद्दाख में काराकोरम रेंज में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रमुख रूप से उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती? उत्तर दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? ये सवाल पूछा गया है। तो उत्तर दिशा में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कैसे बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब की खाड़ी में जो है दोस्तों डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी या भ्रंश से होकर प्रवाहित होती है? सभी को मालूम होगा भ्रंश से होकर कौन सी नदी बहती है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। बिंद और सतपुड़ा के मध्य यह दरार घाटी यानी भ्रंश से होकर यह बहती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था स्थित है? तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था जो स्थित है वह कहाँ पर है? तो यह पटना में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ जनजाति और क्षेत्र। तो सोम्पेन जनजाति, तो सोम्पेन जनजाति पाया जाता है अंडमान निकोबार में। फिर है टोडा। तो टोडा जो जनजाति आपको देखने को मिलेगा, यह देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर दोस्तों? तो यह देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। मुंडा जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो मुंडा जो आपको देखने को मिलेगा ये पूर्वी भारत में आपको देखने को मिलेगा, जैसे झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और गद्दी कहाँ पर? उत्तर भारत में, जैसे हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा? 3। राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में है? तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा चावल यानी धान। धान की जो फसल है भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है और इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं? एक तरफ इकाइयाँ दी गई है और दूसरे तरफ उद्योग। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। तो पहला है कि ब्रजराज नगर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। पेपर मिल्स के लिए यानी पेपर उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। कैमूर जो है बिहार में स्थित है और यह जो है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और यह पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। फूलपुर जो है उत्तर प्रदेश में है और यह उर्वरक संयंत्र के लिए फेमस है, यह भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, सभी के सभी सुमेलित है। वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है दोस्तों पहला है।
भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण है? प्रतिशत के आधार पर पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। मिजोरम नहीं आपको लगाना है टिक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा, डिटेल दिया गया है पीडीएफ में। पाकिस्तान सीमा पर भारत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सीमावर्ती शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है आपको? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा जम्मू, उसके बाद आएगा अमृतसर, उसके बाद आएगा बाड़मेर और लास्ट में क्या आएगा? कच्छ आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4213। 4213 किस में? तो यह है ऑप्शन ए में। एक 130 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है? तो आपको मालूम होगा नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है। गोदावरी तो नहीं होगा, ये पूर्व की ओर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महानदी भी नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो यही हम लोग देखते हैं 130 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो एलिमिनेट करेंगे हम यहाँ पर। तो गोदावरी और महानदी यानी 3 और 6 जिसमें होगा वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 6 तो ये नहीं हो सकता है हमारा, ये नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। यानी कौन कौन सा? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती हैं। भारत के इस्पात संयंत्रों और सहयोगी देश के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भिलाई जो है रूस के सहयोग से लगाया गया था, क्या यह बात सही है? ठीक है। तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है और ये रूस के सहयोग से लगाया गया था, बिल्कुल सही है। राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से यहाँ पर लगाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, उड़ीसा में। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है और यह जो है यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगाया गया था, बिल्कुल सही है। बोकारो जो है स्टील प्लांट, यह जो है रूस के सहयोग से झारखंड में लगाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो कितने सुमेलित हैं? 131 का। तो भिलाई जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस के द्वारा, इसमें तो सभी के सभी सही हैं। फिर है राउरकेला, यह जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में स्थित राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यूनाइटेड किंगडम की सहायता। बोकारो जो रूस में है और ये भी रूस की सहायता से है, बिल्कुल सही है। ये तो कितने युग्म सही है? तो इसमें चारों युग्म सही सुमेलित है, इसका सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन में बी दिया गया आप सुधार कर लेंगे, इसका राइट आंसर डी होगा, मिस्टेक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी जो भारत का बिंदु है उसका नाम है दोस्तों क्या? तो यह है किबीथू, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में शीतलहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन है सही बताना है। उत्तर पश्चिम एशिया में अपेक्षाकृत उच्च दबाव का विस्तारित क्षेत्र बनने से भारत में शीतलहर का निर्माण हो सकता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान शीतलहर के प्रति सर्वाधिक सुभेद राज्य, यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का कौन कौन सा है? तो याद रखना है, यह है धनसिरी है, डी क्रोंग है, ओरसंग नहीं है। ओरसंग ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदियाँ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूरा डिटेल ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदी पीडीएफ में दिया गया, आप वहाँ से देख लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे फुटलूज उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो राइट आंसर की बात करें 135 का, तो राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल विनिर्माण, हीरे की कटाई, चीनी मिलें, ये सभी की सभी क्या है? फुटलूज उद्योग हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत में जनसंख्या प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि जनगणना 2011 में ग्रामीण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। दूसरा, जनगणना 2001 और 2011 के बीच जनगणना शहरों की संख्या में कमी आई।
136 का, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है यह गलत है, कमी नहीं बल्कि क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सही हो जाएगा 36 का ए। भारत में कोयला भंडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि कठोर कोयले के भंडार मुख्यतः देश के पूर्वी और दक्षिणी मध्य भागों तक ही सीमित हैं, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से अधिक लिग्नाइट भंडार है, यह भी बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु में मध्य प्रदेश से अधिक लिग्नाइट भंडार है। झारखंड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार जो है मौजूद है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। गलत पहचान करना था तो उपयुक्त में से कोई भी जो है 137 का गलत नहीं है, कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 138 नंबर। 138 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पलायन के लिए अपकर्ष कारक है। पलायन के लिए अपकर्ष कारक है, तो पलायन के लिए जो अपकर्ष कारक है वो कौन सा है, तो याद रखना है रोजगार के विविध अवसर, ये पलायन के अपकर्ष कारक है। उच्च गरीबी नहीं, शैक्षणिक बुनियादी ढांचे का अभाव, ये भी नहीं। 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के दक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसमें किस प्रकार का वन पाया जाता है आपको दक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसमें जो है दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा शुष्क पर्णपाती वन, कांटेदार वन, अर्ध सदाबहार वन, शुष्क सदाबहार वन। अल्पाइन वन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। तो 1, 2, 3 और 4। 140 नंबर सवाल है, भारत में भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो पहला है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है, जो उच्च जोखिम को दर्शाता है। तो बिल्कुल सही है कि भूकंपीय जो है 5 भूकंप जो जोन है उसमें अंडमान निकोबार जो है भूकंपीय क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। दक्कन का पठार भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता है, जो भूकंप के लिए सबसे कम संवेदनशील है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित निम्नलिखित तटीय शहरों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल यहाँ पर दिए गए। उत्तर से दक्षिण की ओर आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा कौन, पोरबंदर, उसके बाद आ जाएगा दीव, उसके बाद आ जाएगा मुंबई, देन क्या आ जाएगा, कोची आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1423। 1423 किस में, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इनकी विशेषता है कि यहाँ गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों द्वारा बनाए गए विशाल डेल्टा पाए जाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। 142 का फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में इसका महाद्वीपीय शेल्फ अधिक संकीर्ण होता है, बिल्कुल गलत है। अधिक नहीं क्या होता है बल्कि कम होता है। कौन सा सही है, केवल एक सही। 143 पूर्वांचल पहाड़ियाँ किस प्रमुख पर्वत प्रणाली के मुड़ने का परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा हिमालय का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मृदा के प्रकार और उसकी प्रमुख फसल से सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 144 का। जलोढ़ मृदा में कॉफ़ी उगाया जाता है, बिल्कुल गलत है। काली मृदा में कपास, लाल मृदा में मूंगफली, लेटराइट मृदा में चाय, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा में धान, गेहूँ ये सब उगाया जाता है, न कि कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है, आपसे ये सवाल पूछा गया। अच्छा सवाल है। तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा के पास दंडकारण्य पठार से यह निकलती है। नेक्स्ट जो सवाल है 146, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील को बंगाल की खाड़ी से किस भू आकृति द्वारा पृथक किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सैंडबार के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित दंडकारण्य क्षेत्र वर्तमान में किन 2 प्रमुख राज्यों के भागों में फैला हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 147 का राइट आंसर। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सभी को मालूम होगा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है।
नेक्स्ट हमारा सवाल है 149 नंबर, झरने हैं और नदियाँ। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात जो है किस झरना जो है किस नदी पर बनाया गया है, आइए देखते हैं। तो जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित नर्मदा नदी पर स्थित है ये। होगेनक्कल जलप्रपात, होगेनक्कल जो जलप्रपात है तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी पर स्थित है ये। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित इंद्रावती नदी द्वारा यह निर्मित है। ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2134। 2134 किस में है, ऑप्शन ए में। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना प्लीस्टोसीन काल की दुर्लभ तटीय टीलों की प्रणाली है जो प्राचीन समुद्र स्तर में बदलाव और प्रागैतिहासिक मानव गतिविधियों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है एरामेटी डिबालू। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों KGS IS के टेस्ट नंबर 4 को देखा जो कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड था। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।